AF95 हिंदी। अध्याय 941। सावधान रहें। तभी आन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। वह सोच रही थी कि लियोनेल क्या कर रहा है, लेकिन जब उसने नतीजा देखा तो उसकी सुनहरी पुतलियां पूरी तरह से सदमे से भर गईं। उस क्षण लियोनेल के चारों ओर एक लिली प्रकट हुई, प्रकाश तत्व बल का एक मजबूत उछाल, जिससे आसपास की हवाएं तेज हो गईं और बढ़ने लगीं। कोमल झनकार की ध्वनि गूंज रही थी, सुनहरी घंटियां लियोनेल के सिर के ऊपर नाच रही थीं। हर बार जब वे हिलती तो सुनहरी रोशनी की एक फुहार उस पर पड़ती, उसकी त्वचा से चिपककर उसके शरीर में समा जाती। बिना एक शब्द कहे लियोनेल ने यह मंत्र 17 बार पढ़ा। उसके बाद उसने अंततः सांस छोड़ी और अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका शरीर अंततः हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने अपने अंदर जमा काली राख को बाहर निकाल दिया था। सिर्फ 1 सेकंड के इस्तेमाल से ही ठीक होने में 17 बार कोशिश करनी पड़ी और मेरी 70% सहनशक्ति खर्च हो गई। मेरा यह इनेट नोट सचमुच मेरे अस्तित्व का अभिशाप है। लियोनेल ने सिर हिलाया और हंसा। हालांकि वह इस पूरे समय ठीक लग रहा था, लेकिन असल में उसकी ताकत उसकी सामान्य ताकत से आधी ही थी। ड्रीम सेंस की बदौलत ही वह सामान्य रूप से काम कर पा रहा था, जो उसके दर्द को कम कर रहा था। ये ट्विंकलिंग लिली जादूगरी कलाओं की श्रृंखला जो मैंने बनाई है, बुरी नहीं है। बेल्स ब्लेसिंग में इसकी अधिकतम उपचार क्षमता का केवल 20% ही है, फिर भी इसने बहुत अच्छा काम किया। क्या मुझे कुछ स्टार फोर्स उपचार जड़ी बूटियां ढूंढनी चाहिए जिनका उपयोग मेरे वाइटल स्टार फोर्स के साथ किया जा सके? लियोनेल ने एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। उसकी वाइटल स्टार फोर्स बहुत कीमती थी और इस्तेमाल के बाद उसे फिर से भरने में बहुत समय लगता था। बेहतर यही होगा कि उसे स्टार फ्यूजन के किसी नाजुक पल में इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से बचाकर रखा जाए। लियोनेल ने सिर्फ बेल्स ब्लेसिंग का इस्तेमाल क्यों किया और ट्विंकलिंग लिली का पूरा संस्करण क्यों नहीं? इसका राज फोसहर्ब के छिपे हुए मांसाहारी स्वभाव में छिपा था। उसे लगा कि यहाँ जादूगरनी कला की क्षमताओं का परीक्षण करना उचित नहीं होगा। लियोनेल ने स्वप्न में 3/4 आयाम की शक्ति जड़ी बूटियों की मूर्तियां बनाने के बाद बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह अपने धातु शरीर के लिए कौन से 5वें आयाम के अयस्कों का उपयोग करेगा, इसलिए उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसके योग्यता अंक 5वें आयाम बल्कि जड़ी बूटियों के 1 टन के बदले में पर्याप्त नहीं थे। अयस्क इस मामले में थोड़े अलग थे, क्योंकि वे किलोग्राम में बेचे जाते थे। कम से कम उसे T1 में पहला कदम रखने और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पर्याप्त अयस्क तो मिल ही जाने चाहिए। आन्या इतनी स्तब्ध थी कि एक क्षण के लिए वह उसका अनुसरण करना ही भूल गई। 4 पत्ती तिपतिया घास 4 RABET 4 पत्ती तिपतिया घास। अभी कैसीनो खेलें। फायर। क्या उसने अभी? उसने ट्विंकलिंग बेल लिली से लेकर लियोनेल के गायब होते फूलों तक फिर से पीछे की ओर देखा। उसे यकीन था उस जादू ने उसे ठीक सामने वाले पौधे का वही एहसास दिलाया था। उसने ऐसा कैसे किया? ये कैसे संभव था? उसे 10 मिनट लगे होंगे, शायद, एक ऐसी तकनीक बनाने में जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कांस्य संगठनों में आगे बढ़ाया जा सके। आन्या ने अपनी ड्रेस उठाए और लियोनेल के पीछे दौड़ी। हालांकि वह तेज गति से नहीं दौड़ रहा था, फिर भी वह उसे जल्दी से पकड़ लेती है। वह उसे ऐसे देखती रही मानो वह कोई राक्षस हो जो उसके पीछे पीछे आ रहा हो। 5वें आयाम का तारा कोर अभी भी मेरा आधार रहेगा, चौथे आयाम से उन्नत। मैं अपवर्तक सोने की जगह नृत्य लालटेन अयस्क का उपयोग करूंगा और धधकती रात की जगह शैतान की छीलन अयस्क में एक अधिक अस्थिर ईंधन प्रकार का अयस्क रखूंगा। लियोनेल को अब भी लगता था कि स्टार कोर ही उसके लिए सबसे अच्छा आधारभूत अयस्क है। डांसिंग लैंटर्न अयस्क रिफ्रैक्टिव गोल्ड की तरह ही काम करता था, क्योंकि यह लाइट एलिमेंटल को अवशोषित और केंद्रित कर सकता था। लेकिन जहां रिफ्रैक्टिव गोल्ड खतरनाक था और सूरज की एक सौम्य किरण को भी जानलेवा हमले में बदल सकता था, एक ऐसा गुण जिसने लियोनेल की स्नाइपर राइफल को खासतौर पर खतरनाक बना दिया, डांसिंग लैंटर्न अयस्क बहुत ही शांत था। नाचता हुआ लालटेन अयस्क प्रकाश तत्व को संतृप्ति बिंदु तक संचित कर सकता था। उस बिंदु तक पहुंचने पर इसकी आंतरिक संरचना गति और विस्थापन शुरू कर देती थी, इसलिए इसके नाम का नृत्य भाग पड़ा। हालांकि ये नृत्य केवल एक दृष्टि भ्रम नहीं था। इस अवस्था तक पहुंचने के बाद दो में से एक रास्ता चुनना संभव था। पहला शक्ति का एक स्थिर उत्पादन था और दूसरा एक ऐसा तात्कालिक और प्रचंड विस्फोट था जो अपवर्तक सोने को भी शर्मसार कर देता था। इस कारण यह अयस्क कवच, ढाल और जहाजों के बाहरी भाग या हथियारों के ढांचे के लिए काफी उपयुक्त था। अंततः डेविल्स शेविंग्स अयस्क ब्लेजिंग नाइट अयस्क की तुलना में एक परमाणु बम जैसा था।
हालांकि अपने कमजोर समकक्ष की तरह यह अपने पूर्ण रूप में एक स्थिर और अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप बनाए रखने में सक्षम था। केवल तभी जब इसे तोड़ा जाता और इसकी छीलन को आग के संपर्क में लाया जाता, यह तबाही मचा सकता था। लियोनेल को अपनी जरूरत की चीज ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने कंजूसी नहीं की और सीधे अपने सभी 10 लाख पॉइंट खर्च कर दिए, और इतना भाग्यशाली भी रहा कि टियर 3 में प्रवेश करने लायक पर्याप्त अयस्क इकट्ठा कर पाया। बेशक उसे धैर्य रखना होगा और वह सीधे उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। हालांकि आगे बढ़ने से पहले अपनी अड़चनों को दूर करने के लिए चांदी की गोली का इस्तेमाल करना संभव था। लेकिन लियोनेल को कुछ समझ आ रहा था कि वह उस गोली को यूं ही कहीं भी नहीं निकाल सकता। इसलिए उसे पहले एकांत जगह की जरूरत होगी। लियोनेल जब अपनी जड़ी बूटियां चुन रहा था तो आन्या चुप रही, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी आंखों की रोशनी कुछ कम होती जा रही थी। अगर लियोनेल ध्यान दे रहा होता तो शायद उसे ये भी पता चल जाता कि वह भी आहें भर रही है। लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने की आदत हो गई थी ताकि वह अपना ध्यान केंद्रित कर सके। काम खत्म करने और अपनी चीजें रखने के बाद ही उसने आखिरकार उसकी तरफ देखा। अब तुम कहाँ जाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम मेरे पीछे घर आ जाओ, है ना? लियोनेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। आन्या ने मुंह बनाया, मेरे ऐसा करने में क्या बुराई है? क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाह रहे हो? लियोनेल के होंठ फड़कने लगे। वह सचमुच उससे छुटकारा पाना चाहता था। उसे कुछ काम था, वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ घसीट नहीं सकता था जिसे वह मुश्किल से जानता था। हालांकि उसे मानना पड़ा कि वह एक अच्छी ढाल थी। उसकी बदौलत चीजें उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से हो गईं। जैसे ही लियोनेल जवाब में कुछ कहने के बारे में सोच रहा था, आन्या की कलाई पर एक रोशनी जल उठी जिससे उसके चंचल चेहरे पर ठंडक छा गई। लगता है मुझे जाना होगा, उसने हल्के से कहा। उसकी आवाज हमेशा की तरह उतनी ही आकर्षक थी, लेकिन किसी वजह से वह बिना एक पल भी बूढ़ी हुए 10 साल बड़ी लग रही थी। ओह, लियोनेल ने पलकें झपकाईं। तो फिर सावधान रहो। लियोनेल के शब्दों के चयन से आन्या की भौहें तन गईं। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन झिझक गई। तुम भी सावधान रहना, उसने आखिरकार कहा। यह आकाशगंगा उतनी सरल नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तुम्हें निराश कर सकती हैं। लियोनेल की भौहें तन गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी महत्वाकांक्षाएं? उद्धरण चिन्ह ... एक निश्चित क्षमता वाले एक ग्रह का जन्म ही पूरी आकाशगंगा का भाग्य बदलने के लिए पर्याप्त है। मुझे यकीन है कि आप इसका अर्थ समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, आन्या उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक ही समय में हो रही घटना का एहसास भी था और कुछ पता भी नहीं था। मानो वह हमेशा से वहां थी भी और कभी थी भी नहीं। क्या? लियोनेल को अचानक एहसास हुआ कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि आन्या कितनी ताकतवर है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने अपने आसपास कई शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया। उसे यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि वे सभी उस पर टूट पड़ी। लियोनेल को एक पल में एहसास हो गया कि उनके इरादे नेक नहीं थे, लेकिन साथ ही वह उलझन में भी था। वह अभी भी गिल्ड में था। उसे इस तरह कैसे निशाना बनाया जा सकता था, और किस वजह से? लेखक का नोट, उफ, लगता है मैं हमेशा की तरह अध्याय की लंबाई का अनुमान लगाने में नाकाम हूं, हा। कल से शुरू होगा, लगता है, ठीक है। स्थिति। लियोनेल ने चारों ओर देखा और आह भरी। अगर ये आभाएं जानलेवा होती तो शायद अब तक वह कई बार फट चुका होता। उसे यकीन नहीं था कि आन्या का गायब होना एक संयोग था, लेकिन उसे ये भी नहीं लगता था कि आन्या इसमें शामिल थी। ये कहना ज्यादा सही होगा कि जो भी अब उसके करीब आ रहा था, वह ठीक इसी पल का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका सुरक्षा कवच अब खत्म हो चुका था। वे हिल नहीं रहे हैं। लियोनेल की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। उस पर नजर गड़ाने के बाद ये शत्रुतापूर्ण आभाएं अभी उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नहीं लगता कि मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं। लियोनेल को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने इस व्यापक अनुभूति को आभा कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे आंतरिक दृष्टि के तंतु मात्र थे। ये आभा से स्पष्ट रूप से भिन्न था, तो फिर उसे यह वर्णन क्यों उचित लगा? इसके अलावा वह कैसे बता सकता था कि वे शत्रुतापूर्ण थे? राजा की शक्ति। लियोनेल की नजरें सिकुड़ गईं।
वो समझ गया कि आभामंडल, कलात्मक अवधारणा, अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं की उसकी समझ, सब कुछ इसी वंश तत्व से जुड़ा था। चाहे वह नई जादूगरी कलाओं का निर्माण हो या किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था की समझ, यहाँ तक कि उसके बारे में किसी और की राय को प्रभावित करने की क्षमता, सब कुछ इसी से उपजा था। मैं समझ गया, तो उन्हें लगता है कि मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। लियोनेल मन ही मन लगभग हंस पड़ा। हालांकि एक क्राफ्टर के रूप में उसकी आंतरिक दृष्टि निश्चित रूप से मजबूत थी, फिर भी जो लोग उस समय उसे निशाना बना रहे थे, उन्हें शायद लगता था कि उसका नियंत्रण उसकी कच्ची आंतरिक दृष्टि से कहीं ज्यादा मजबूत था। उनका मानना था कि भले ही वे नियंत्रण में उसकी बराबरी न कर पाएं, लेकिन उनकी आंतरिक दृष्टि की गुणवत्ता उससे कहीं बेहतर होनी चाहिए क्योंकि वे ज्यादा मजबूत थे। इसलिए उन्हें पकड़े जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक और संभावना ये थी कि ये लोग शुरू से ही उसके स्तर से पूरी तरह अनजान थे। आखिरकार वे गिल्ड के दायरे में काम करने को लेकर सतर्क लग रहे थे और शायद उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में हो सकता है कि उनका गिल्ड से कोई लेना देना ही न हो। गिल्ड से कोई संबंध नहीं। मुझे निशाना बना रहे हैं। किसी मौके की तलाश में है। या तो मिल्की वे गिल्ड है या शील्ड क्रॉस स्टॉर्स। लेकिन मिल्की वे गिल्ड इतना बेशर्म होने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं यह मानने की हिम्मत कर सकता हूं कि उनका आधा से ज्यादा मुनाफा फोर्स क्राफ्टर्स और फोर्स पिल क्राफ्टर्स पर निर्भर है। किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करना जो अभी अभी टियर 3 ब्रॉन्ज क्राफ्टर बना है, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वे हिम्मत करें, कम से कम इतने खुलेआम तो नहीं। तो शील्ड क्रॉस स्टॉर्स ने आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया, है ना? खैर, उन्होंने वाकई अच्छा समय चुना। लियोनेल ने चारों ओर देखा। ये शर्मनाक था। अगर गिल्ड उसे निशाना बना रहा होता तो उसे इस खजाने को साफ करने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह बेवजह पुल नहीं जलाएगा। लियोनेल ने पल भर में ही अपनी बात पूरी कर ली, उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। जो लोग उस पर नजर रख रहे थे, वे कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि उसी पल में उसने अंदाजा लगा लिया था कि वे कौन है, ठीक ठीक कहाँ है, और उनका मकसद भी समझ लिया था। खैर, चूंकि यह ऐसा है तो शायद यह एक अवसर हो सकता है। लियोनेल ने अपने बाल पीछे की ओर झटक लिए, गर्दन घुमाते हुए खजाने के घर से बाहर निकलने की ओर कदम बढ़ाया। उसके चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था। उसकी चाल सहज और भावभंगिमा बेफिक्री से भरी थी। जब लियोनेल गिल्ड हाउस से बाहर निकला तो उसे एक बार फिर इस दुनिया की ताज़ा खुशबू ने स्वागत किया। हरी भरी घास के लंबे लंबे मैदान, पक्की सड़कें, विदेशी फूलों की छोटी छोटी झाड़ियां और मछलियों के तालाब। ये नज़ारा देखने लायक था। लियोनेल के नंगे पैर घास पर सरक रहे थे, उसकी स्वेटपैंट पिंडलियों तक चढ़ी हुई थी। इस समय तक उसने अपनी कमीज भी उतार दी थी, जिससे उसका असाधारण रूप से सुडौल शरीर दिखाई दे रहा था, जो तांबे जैसी जान और स्फूर्ति से धड़क रहा था। आज के लियोनेल के लिए युद्ध में कपड़े पहनना मानो उन्हें नष्ट होने के लिए आमंत्रित करना था। उसके गले में लटकती चांदी की चेन बस इतना ही कर सकती थी। चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह ध्यान कर रहा हो, उसका शरीर एक अजीब सी अवस्था में प्रवेश कर रहा था। लियोनेल ने अपनी राजा की शक्ति को दुनिया को देखने का लेंस बना लिया। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भावनात्मक ऊंचाई पर है और अपने आसपास की दुनिया के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा रहा है। तभी से दुनिया में खतरे की घंटी बजने लगी। ऊपर आसमान में 3 युद्धपोत दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक लगभग 20 मीटर ऊंचा था। उनका बाहरी भाग चिकना काला था और एक मंच था जिस पर एक बहुत ही जानी पहचानी वर्दी पहने 3 आदमी खड़े थे। लंबे वस्त्र कमर पर 4 भागों में बटे हुए थे, जिससे उनके पैरों में लगा धातु का कवच हर बार हवा चलने पर सूरज की रोशनी में झिलमिलाता था। और सबसे खास बात, उनके लेपल्स से एक तारा और एक क्रॉस जुड़ा हुआ था। लियोनेल हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखें आधी बंद थीं। ये वर्दियां अब भी बहुत अच्छी हैं। प्रकाश का एक स्तंभ मंडराते जहाजों को नीचे जमीन से जोड़ रहा था, जिससे जमीन पर एक फोर्स 8 बल कला प्रक्षेपित हो रहा था। जैसे ही फोर्स 8 जलकर अस्तित्व में आया, शील्ड क्रॉस स्टार के कई स्क्वाड्रन गिल्ड हाउस के द्वार पर प्रकट हुए और उन लोगों के साथ कतार में खड़े हो गए जो पहले से ही पतवार पर अपनी स्थिति बना चुके थे। लियोनेल आगे की पोजीशन लेने वालों में से ज्यादातर को पहचान नहीं पाया, लेकिन एक आदमी था जिसने उसके लिए सब कुछ आसान कर दिया। वह कोई और नहीं बल्कि एंगनारिल था। उस समय एंगनारिल एक ऐसे आदमी से आधा कदम पीछे आदरपूर्वक खड़ा था जो उससे कुछ साल छोटा लग रहा था। अब तक एंगनारिल शील्ड क्रॉस स्टार की विशिष्ट वर्दी पहन चुका था।
ऐसी लाइनअप देखकर लियोनेल को एहसास हुआ कि साइथ नाम के व्यक्ति ने हीरा के साथ मिलकर उस पर जो आरोप लगाए थे वे जरा भी छोटे नहीं थे। इन लोगों को लियोनेल पर लगे आरोपों की जड़ का पता नहीं था, न ही उन्हें ये समझ आया कि उसे फंसाया जा रहा है। उन्हें बस इतना पता था कि लियोनेल ने एक वेरिएंट इनवैलिड के साथ मिलीभगत की थी, गिरफ्तारी से बच निकला था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह एक टियर 3 भगोड़ा था, एक ऐसी स्थिति जो इतनी ऊंची थी कि उसे पूरी आकाशगंगा द्वारा खोज लिया गया। आसपास का इलाका खाली करो। टियर 4 भगोड़ा, लियोनेल मोरालेस, सभी प्रकार के प्रतिरोध को रोको। आवाज बहुत तेज थी, लेकिन इससे लियोनेल की भौहें चढ़ गईं। टियर 4, मुझे लगा कि पिछले आदमी ने कहा था कि अगर मुझे 2 घंटे के भीतर नहीं सौंपा गया तो मैं टियर 3 भगोड़ा बन जाऊंगा। ऐसा लगता है कि मुझे कभी भी प्रभाव डालने का मौका नहीं मिला। लियोनेल को अंदाजा भी नहीं था कि वह कितना भाग्यशाली था कि ऐसा हुआ। दरअसल ये कहा जा सकता था कि साइथ इसे सिर्फ पृथ्वी को मजबूर करने के लिए धमकी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। टियर 4 और टियर 3 भगोड़े के बीच की सीमा इस बात का अंतर थी कि इस मामले को एक व्यक्तिगत आकाशगंगा द्वारा नियंत्रित किया जाए या दूसरों की शक्तियों को आकर्षित किया जाए। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि टियर 4 तक किसी की भगोड़ा स्थिति अभी भी आपकी आकाशगंगा की ताकत के सापेक्ष थी। लेकिन जैसे ही आप टियर 3 में कदम रखते, आप आयामी छंद में सभी शील्ड क्रॉस स्टार शाखाओं का लक्ष्य बन जाते। ये कहा जा सकता था कि जैसे ही लियोनेल इस आकाशगंगा से बाहर कदम रखेगा, वह एक आज़ाद इंसान बन जाएगा। लेकिन आकाशगंगाओं के बीच यात्रा करना इतना मुश्किल था कि वे कैसे मान सकते थे कि लियोनेल के लिए ऐसा करना इतना आसान होगा। और फिर भी वह जाएगा कहाँ? ये सब कहने के बाद टियर 4 होना भी गैलेक्सी के सबसे वांछित लोगों में से एक होने के बराबर था। और लियोनेल पर जिस तरह की तीखी टिप्पणियां की गईं, उससे यह बात बहुत कुछ कहती है। लियोनेल की हथेली थोड़ी सी हिली, जिससे उसके हाथ में एक सुंदर लकड़ी का भाला दिखाई दिया। ये गहरे काले रंग की नक्काशी से बना था और अपनी लकड़ी की धार के साथ जुड़ा हुआ था। ये स्पष्ट था कि यह पूरी चीज एक ही टुकड़े से काटी गई थी। हालांकि लियोनेल ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी हरकतें सबके सामने साफ दिख रही थीं। उसकी आंखों का आलस्य गायब हो गया था और उसकी चाल अभी भी स्थिर थी जब वह गेट की ओर बढ़ रहा था। इंगनारिल ने भौहें चढ़ाईं। उसे शुरू से ही लग रहा था कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। लियोनेल का बिना किसी अलर्ट के ऐसी दुनिया में प्रवेश करना हास्यास्पद था। फिर यह भी कि उसे यह बताने में घंटों लग गए कि यह लियोनेल असल में टियर 4 का भगोड़ा है। अगर सिस्टम हमेशा इतना धीमा था तो वे लोगों की सुरक्षा कैसे करते? ऐसा लग रहा था जैसे कोई लियोनेल को बचाने और उसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई थी तो वह यूं ही चुपचाप नहीं बैठ सकता था, है ना? मंडराते जहाजों के वायु दबाव के कारण घास के मैदान नीचे की ओर झुक गए तथा पानी के तालाबों में लहरें उठने लगीं। लियोनेल के बाल इधर उधर नाच रहे थे, उनकी छोटी छोटी लंटें उसे एक प्रकार की बेफिक्री का एहसास दे रही थीं। मैं शील्ड क्रॉस टॉस से काफी निराश हूं, लियोनेल अचानक बोला। अपने दुश्मन के पास जितने शक्तिशाली उपकरण नहीं थे, फिर भी वह सब कुछ चीरने में कामयाब रहा। उसकी राजा की शक्ति को, यहां तक कि उसकी तीव्रता से भी, दबाया नहीं जा सकता था। बिना सबूत, परीक्षण या उचित कार्यवाही के एक निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना, क्या यही ब्रह्मांड का तथाकथित रक्षक है, जैसा कि आप सभी दावा करते हैं? लियोनेल ने सोचा कि वह बात करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वह बहुत नर्म रुख भी नहीं अपना सकता था। उसके खिलाफ इस आरोप में बहुत सारे छेद थे। उसने एक वेरिएंट इनवैलिड के साथ मिलकर अपने ही ग्रह पर हमला किया, वही ग्रह जिसका उत्तराधिकार उसे तकनीकी रूप से मिलना था। फिर जब उससे अपने किए की सजा मिलनी थी, तब भी उसके दादा, उस ग्रह के शासक, ने उसे बचाने के लिए आगे आने का फैसला किया। ऊपर से नीचे तक इसमें कोई दम नहीं था। थोड़ी सी जांच पड़ताल से ही सब कुछ पता चल जाता। इसलिए लियोनेल जानता था कि वह इस मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। कोई भी थोड़ा सा भी दिमाग वाला समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी किसी भी स्थिति से बचने के लिए उसने कुछ कहना ही सही समझा। आश्चर्य की बात नहीं, उसे कोई जवाब नहीं मिला। पीछे खड़े युवा व्यक्ति इंगनारिल ने आदरपूर्वक अपना एक हाथ उठाया और फिर 2 उंगलियां आगे की ओर उठाईं। कैप्टन स्नाइडर, इंगनारिल ने धीरे से कहा। हालांकि उस नौजवान की एक नज़र ही उसके शब्दों को बीच में ही रोकने के लिए काफी थी। कभी कभी सच्चाई मायने नहीं रखती। इंगनारिल की नजरें सिकुड़ गईं। अगर उन्हें लियोनेल को नाराज करना ही था तो उसे पूरी तरह से नाराज कर देना चाहिए।
आधे अधूरे उपाय करने का कोई मौका नहीं था। उसी क्षण इंगनारिल के नेतृत्व में एक स्क्वाड्रन आगे बढ़ा। उन्हें आमतौर पर इस दुनिया में पहरेदारी का काम सौंपा जाता था। दरअसल उनमें से दो बहुत ही जाने पहचाने चेहरे थे, रियो और जेंडर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इन दोनों के चेहरे पर सबसे भयावह भाव थे। जबकि बाकी लोग बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे, उनके लिए ये स्पष्ट रूप से कहीं अधिक मायने रखता था। अब वे अपने चमकदार सुनहरे हीरे जड़े कवच नहीं पहनते थे। इस बदलाव ने उनकी आभा को और भी तीक्ष्ण बना दिया था और उनका मजाक बनना कम हो गया था। ऐसा लगता था कि अपने से कहीं ऊंचे कुलीन पुरुषों और महिलाओं के गुलाम होने के अलावा भी उनमें कुछ हुनर था। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? लियोनेल ने हल्की सी आह भरी, उसका शरीर खींच रहा था। इतनी सारी चोटों से उबरने के बाद उसे थोड़ा अकड़न महसूस हो रही थी, लेकिन जितना जोर उसने अपनी लचीलेपन पर दिया और उसे प्रशिक्षित किया, उतनी ही जल्दी वह हल्का और लचीला महसूस करने लगा। 5 लोगों के समूह ने पहले ही अपने और उसके बीच की दूरी कम कर ली थी। क्या मुझे उन्हें मार देना चाहिए? लियोनेल ने फिर से सिर हिलाते हुए आह भरी, छोड़ो भी। मैं हालात देखकर ही फैसला लूंगा। मरना। लियोनेल ने अचानक पाया कि 2 भाले एक साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसने नीचे देखा, रियो और जेंडर दोनों की शत्रुतापूर्ण निगाहों का सामना किया। इससे पहले कि उनके भाले उसके खुले पेट को भेद पाते, स्थिति बदल गई। राख के एक विस्फोट में उनके हथियार चूर चूर हो गए। वे बेधने वाली गति से आगे बढ़ते रहे, लेकिन भालों के बिना वे खाली हवा में वार करते रहे, जिससे ये युद्ध की शुरुआत से ज्यादा एक हास्य नाटक जैसा लग रहा था। लियोनेल के काले लकड़ी के भाले पर एक हल्की सी चमक छा गई। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, उनकी बाहें खून की बारिश में हवा में उड़ गईं और उनकी पीड़ा भरी चीखें आसमान में गूंजने लगीं। पंप करना। रियो और जेंडर घास पर फिसलते हुए अपने बचे हुए इकलौते हाथ से अपने कंधों को थामे हुए थे। उनके चेहरों पर दर्द साफ झलक रहा था, उनके अंदर हैरानी और डर का मिश्रण छिपा था। लियोनेल को एक सामान्य टियर 4 अस्तित्व को हराने के लिए कुछ अदला बदली की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि वह अपनी स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन रियो और जेंडर को उसी हथियार का इस्तेमाल करने के लिए किसने कहा, जो उसके खिलाफ बिल्कुल बेकार था? लियोनेल ने बाकी 3 सदस्यों पर नजर डाली और फिर एक बार फिर आसपास का जायजा लिया। ऐसा लग रहा था कि गिल्ड हाउस शांत था, लगभग बहुत ज्यादा शांत। इसकी एक वजह यह थी कि उन्होंने शुरू में आन्या को ठहराने के लिए ज्यादा लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन दूसरी वजह यह भी थी कि शील्ड क्रॉस स्टॉर्स ने उन सभी को पहले ही रास्ते से हटने की चेतावनी दे दी थी। मुझे यहां से जल्द निकल जाना चाहिए। मेरे पास यहां प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करने की सुविधा नहीं है। कौन जाने उनके पास और अतिरिक्त सैनिक आएंगे या नहीं। लियोनेल खुद को जरूरत से ज्यादा आंकने के जाल में नहीं फंसना चाहता था। इस समय वह जितना भी आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था, ठीक उसी समय वह सबसे ज्यादा असुरक्षित था। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं, उसके चारों ओर बैंगनी रंग का एक धुंधला कोहरा छा गया, मानो वह दुनिया को सीमित करना चाहता हो। लियोनेल के कदम बदल गए और उसके रास्ते में स्टार फोर्स की एक सड़क प्रकट हुई। जैसे ही वह 3 शेष योद्धाओं के बीच प्रकट हुआ। हार्मोनिक भाला। 4 पत्ती तिपतिया घास 4 RABET 4 पत्ती तिपतिया घास। अभी कैसीनो खेलें। फायर। लियोनेल के भाले ने हवा में कई प्रतिबिंब छोड़े, जिससे ये बताना मुश्किल हो गया कि कौन सा प्रक्षेपपथ असली था और कौन सा नकली। तीनों योद्धा तुरंत ही अभिभूत हो गए और जो उन्हें असली लग रहा था उसे रोककर अंततः नकली छवियों के बीच से अपने हथियार घुसा दिए। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने पाया कि उनके शरीर को चीर दिया गया है। लियोनेल की भाला शक्ति उनके शरीर को मक्खन में गर्म चाकू की तरह चीर रही है। एक सामरिक इकाई से जैसी उम्मीद की जाती है, वे एक टीम का हिस्सा बनने पर इतने केंद्रित थे कि उनमें से किसी को भी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बिना किसी मौके के वे बस देख सकते थे कि कैसे उनका खून हरियाली पर छिड़का जा रहा है और उसे लाल रंग में रंग रहा है। लियोनेल का सिर अचानक एक ओर झुक गया, एक सीटी बजाता हुआ प्रक्षेप्य उसके सिर के पास से गुजरा। दूर एक तीरंदाज की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे पूरा यकीन था कि लियोनेल समय पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। उसने उस पल भी तीर चलाया था जब लियोनेल अपनी जीत को लेकर सबसे ज्यादा आश्वस्त था। फिर भी लियोनेल एक ऐसी हरकत में रास्ते से हट गया जो लगभग स्वाभाविक लग रही थी। लियोनेल ने अपना भाला अपने दाहिने हाथ की ओर घुमाया, उसकी बाईं हथेली पलटी और एक स्नाइपर राइफल दिखाई दी। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसने गोली चला दी। टकराना। तीरंदाज के चेहरे पर भय का भाव जम गया।
1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक इमारत पर खड़े होने के बावजूद बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक पल के लिए वह झिझका, ये देखकर हैरान कि लियोनेल सचमुच बच गया था। उसने अपनी किस्मत खुद ही तय कर ली थी। सोने की एक रेखा आकाश को चीरती हुई, परावर्तक सोने की कई डिस्कों को चीरती हुई अपने लक्ष्य पर जा गिरी। हालांकि उसकी सीमा इतनी दूर थी कि किसी को भी यह अंदाजा नहीं हो रहा था कि अंतिम परिणाम कितना खतरनाक होगा, फिर भी उनके पेट में एक डूबती हुई सी भावना अभी भी धंसी हुई थी। लियोनेल ने अपनी स्नाइपर राइफल को उतनी ही सहजता से दूर रख दिया जितनी सहजता से उसने उसे बाहर निकाला था। उसने अंदाजा लगाया था कि शायद स्नाइपर्स उसके चारों ओर जाल बिछा रहे होंगे, लेकिन लियोनेल की आंतरिक दृष्टि से भी बचने के लिए उनके अपने तरीके जरूर थे। ऐसे में वह बस उनके सामने आने का इंतजार कर सकता था। जैसे ही वे ऐसा करते, वे अपनी जान पर खेल सकते थे। लियोनेल ने अपनी अब मुक्त हथेली उठाई, उंगलियां फैलाकर जमीन की ओर मोड़ दी। उसी क्षण पांचों योद्धाओं की धातु की आस्तीनें कराहते हुए कई टुकड़ों में बिखर गईं, हवा में उठकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। लियोनेल को एहसास हो गया था कि उनकी वर्दी का ये टुकड़ा वाकई बेहद कीमती था। उन्होंने न सिर्फ पांचवें आयाम के अरबे अयस्क को आधार के रूप में इस्तेमाल किया था, बल्कि हर एक को एक अतिरिक्त अनोखे पांचवें आयाम के अयस्क से बनाया गया था, जिसके बारे में उनका अंदाजा था कि उसे पहनने वाले अधिकारी की पहचान से मेल खाना चाहिए। ये साफ था कि शील्ड क्रॉसटॉस की दौलत लियोनेल की कल्पना से परे थी, इसलिए उसे इसका फायदा उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। इंगनारिल कैप्टन स्नाइडर से आधा कदम पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। क्या टियर 1 के किसी व्यक्ति में यही युद्ध कौशल होना चाहिए था, या ये क्राफ्टर्स का खौफनाकपन था? मानो उसके सवाल का जवाब देने के लिए लिटिल टॉली चांदी की नदी की तरह प्रकट हुई। लियोनेल के चारों ओर ऐसे तैर रही थी मानो वह किसी रहस्यमयी शॉल में बदल गई हो। पलक झपकते ही सारी धातुएं मेटल स्पिरिट में समा गईं, जिससे उसका आकार बढ़ गया। सभी यूनिट्स आगे बढ़ो, कैप्टन स्नाइडर ने गर्जना की। गिल्ड हाउस का मैदान अचानक पानी से भर गया। लियोनेल ने गिनती की कि ऐसी जमीनी इकाइयां लगभग 100 थीं, और मिल्की वे गिल्ड में मिले समूह के विपरीत, उन्हें साथ मिलकर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था और वे निश्चित रूप से एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। हालांकि लियोनेल की नजरें उन पर नहीं थीं, बल्कि उसकी आंतरिक दृष्टि अभी भी उन 3 तैरते हुए जहाजों पर टिकी थी जिनका दबाव अभी भी कम नहीं हुआ था। यानी उसकी इंद्रियां पतवार पर खड़े 3 आदमियों पर टिकी थीं, हर एक के लिए एक। उनके हाथ उनकी पीठ पर बंधे हुए थे और उनके हाव भाव युद्ध के मैदान को देखते हुए कुछ भी जाहिर नहीं कर रहे थे। लियोनेल के होंठ अचानक मुड़ गए तथा उसकी हृदय गति बढ़ गई, क्योंकि वह इन 3 व्यक्तियों को लगातार देख रहा था। उसकी मुस्कान मुस्कान में बदल गई, उसकी निगाहें लाल हो गईं, उसकी आभा भड़क उठी। आसपास का तापमान इतना बढ़ गया कि कोई ज्वाला न होने के बावजूद आसपास की घास अभी भी राख में बदल गई। लियोनेल का खून दौड़ गया, उसकी पीली बैंगनी आंखें हर गुजरते पल के साथ और अधिक चमकदार होती जा रही थीं। लियोनेल के आगे बढ़ते ही अचानक आग का एक स्तंभ फूट पड़ा। एक ही सांस में वह पहले योद्धा के सामने प्रकट हो गया, उसका भाला आगे की ओर चुभ रहा था। उल्कापिंड प्रभाव, सर्वश्रेष्ठ। आग के एक विस्फोट ने वहां मौजूद खून खराबे को राख में बदल दिया। उसी क्षण एक सिरविहीन लाश जमीन पर गिर पड़ी, जिसके कंधे और हंसली का ज्यादातर हिस्सा जलकर काला पड़ गया था। लियोनेल की उंगलियां फड़कीं, जिससे धातु की एक और जोड़ी लेग स्लीव लिटिल टॉली की ओर चली गई। उसके पैर कई हमलों से बच निकले, उसका बायां हाथ लगातार हवा में थपथपा रहा था। उसकी उंगलियों की गति इतनी तेज थी कि हर वार पर हवा के सघन झोंके नीचे की ओर उठते, मानो वह हवा के झोंकों में पियानो बजा रहा हो। उसकी नसें एक अमित शक्ति से धड़क रही थीं। उल्कापिंड प्रभाव, जब भी लियोनेल को सांस लेने की थोड़ी भी जगह मिलती तो उसकी उंगलियों की लयबद्ध टैपिंग रुक जाती और उसका भाला एक सर्पिल अग्नि ड्रैगन की तरह बाहर निकलता, हवा को हिला देता और किसी अन्य योद्धा के सिर को उड़ा देता। हर बार जब कोई मरता तो लिटिल टॉली में धातु की एक और आस्तीन जुड़ जाती और लयबद्ध टैपिंग तेज, किसी तरह ज्यादा नियंत्रित और जानबूझकर होती जाती। लियोनेल की उंगलियों का फड़कना इतना तेज हो गया कि हर टैपिंग के साथ ध्वनि अवरोध टूटने लगा। ये गति इतनी तेज थी कि लियोनेल इतनी शक्तिशाली दुनिया में सहजता से पहुंच भी नहीं सकता था। लियोनेल ने एक तरफ कदम बढ़ाया, जिससे एक भाला उसकी पसलियों और कोहनी के बीच से गुजर गया। उसने अपना हाथ नीचे किया, पोलार्म को अपने शरीर पर दबाया और घुमाया। एक जोरदार तड़तड़ाहट ने योद्धा को चौंका दिया।
इससे पहले कि वह समझ पाता कि लियोनेल ने उसके हथियार के किसी कमजोर हिस्से को चकनाचूर करने के लिए निशाना साधा है, कांसे के रूनों से चमकती एक कोहनी उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। पहले से ही उपद्रवी युद्ध क्षेत्र में हड्डियों के टूटने की विभत्स ध्वनि गूंज रही थी। उल्कापिंड प्रभाव। लियोनेल का चेहरा एक ठंडी उत्तेजना की अवस्था में पहुंच गया था। वह अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था, तभी उसने कोई कदम उठाया। उसे अवचेतन रूप से लग रहा था कि इस स्तर की लड़ाई में उसे चीजों का हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि वह एक ऐसी मुक्त प्रवाह की अवस्था में पहुंच गया जहां उसके भाला क्षेत्र वंशकारक ने नियंत्रण कर लिया। किसी को कुछ समझ आने से पहले ही उसके माथे पर एक चमकदार सुनहरा भाला उभर आया। फिर बिना सोचे समझे लियोनेल ने उसकी कोहनी पर भाला चलाने की तकनीक अपनाई। टकराना। योद्धा का सिर फट गया। इस बार लियोनेल के भाले के विस्फोट की तुलना में विस्फोट बहुत कम नियंत्रित था, जिसके परिणामस्वरूप कई मीटर तक जंगली काले लाल ज्वाला की एक पूंछ बाहर की ओर उठी, जिसने योद्धाओं की एक लहर को अचंभित कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को रोकने के लिए तेजी से प्रयास किया, लेकिन गर्मी बहुत अधिक थी। कुछ लोगों को तो ऐसा महसूस हुआ कि उनकी त्वचा में उबाल आ गया है। दुर्भाग्यवश लियोनेल ने सहज रूप से इसका फायदा उठाया, मानो कोई शिकारी शिकार का पीछा कर रहा हो। वह उनके बीच प्रकट हुआ, उसका हार्मोनिक भाला सक्रिय हो गया। वह आग की लपटों के बीच खड़ा रहा और उन्हें अपने खुले धड़ पर टपकने दिया। फिर भी ऐसा लग रहा था कि इसका उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। आग, चीख पुकार और अनगिनत भालों की बौछार से चारों ओर अफरा-तफरी मच गई, जिससे योद्धा असमंजस में पड़ गए कि क्या करें। पलक झपकते ही आधा दर्जन योद्धा लियोनेल के भाले की चपेट में आ गए और फिर कभी नहीं उठे। लियोनेल ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि आसमान हिल गया। उसके बाल और निगाहें धीरे धीरे लालिमा लिए हुए थीं। हर गुजरते पल के साथ उसकी लपटें और भी तेज होती जा रही थीं। अब जब भी वह अपनी उंगली से हवा पर टैप करता तो उसमें से आग का एक छल्ला फैल जाता, जिससे गिल्ड हाउस की हरी भरी हरियाली काली राख में बदल जाती। उस पल लिटिल टॉली आखिरकार आसमान में ऊंचा उठ गया और उर्बेअयस्क के ढेर जमीन पर गिरते गए। एक नज़र में ही सैकड़ों किलोग्राम पांचवें आयाम का उर्बेअयस्क दिखाई दे रहा था, जो किसी भी गैर शिल्पकार के लिए लगभग एक बड़ी रकम थी। हालांकि यह अभी भी बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही मिनटों में लिटिल टॉली ने धातु की टांगों की आस्तीनों को उनके मूल घटकों तक अलग कर दिया, जिससे क्राफ्टर का सारा काम प्रभावी रूप से नष्ट हो गया। ठीक इसी तरह भालों के आकार के कई अयस्क प्रकट हुए। वे बड़ी सुइयों जैसे दिख रहे थे, प्रत्येक 3 मीटर लंबा, बीच की ओर मोटा और सिरों की ओर पतला होता जा रहा था। नरकीय चक्रवात। लियोनेल का भाला उसके हाथों में घूमने लगा। हर चक्कर के साथ आग का एक और चक्र बनता, जिसके केंद्र में उसका भाला होता और वह बाहर की ओर उछलता। आग के ये चक्र कुछ सीधे थे, कुछ क्षैतिज, कुछ तिरछे। उन्होंने लियोनेल के आसपास के इलाके को इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया कि दर्जनों मीटर गहरी खाइयां बन गईं। तितर बितर हो जाओ, योद्धाओं में से एक ने दहाड़कर कहा। लियोनेल ने तब भी पीछा नहीं किया जब उसके नरकीय चक्रवात ने उसके आसपास के योद्धाओं को तबाह कर दिया। इसके बजाय उसका भाला गायब हो गया, उसका दाहिना हाथ उसकी बगल की ओर बढ़ गया। जैसे कि उसका अपना कोई दिमाग हो। लिटिल टॉली द्वारा अभी अभी बनाए गए 6 भालों में से एक उसकी हथेली में आ गिरा। उसकी आभा पूरी तरह से बदल गई, मानो लियोनेल ही उसका एकमात्र स्वामी था। लियोनेल का रुख बदल गया, उसका दाहिना पैर पीछे की ओर घूम गया और बायां पैर आगे की ओर। गहरी अर्धवृत्ताकार रेखाएं उसके तलवों के साथ साथ बन गईं, उसकी पीठ मुड़ गई और उसकी छाती चौड़ी हो गई, जैसे ही उसने भाला पीछे की ओर घुमाया। हालांकि उसके आसपास के लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से नहीं हुई कि उसने युद्ध के बीच में कई कांस्य ग्रेड शिल्प पूरे कर लिए थे, न ही वे इस बात से हैरान थे कि उसने ऐसा करने के लिए उनके अपने उपकरणों का इस्तेमाल किया था, और न ही यह कि उसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर ऐसे अप्रमाणित शिल्प का उपयोग करने का साहस किया। नहीं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। उन्हें अंदर तक झकझोर देने वाली बात यह थी कि उसकी नज़र अचानक हवा में तैरते जहाजों पर टिक गई थी। लियोनेल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान और भी अधिक उग्र होती जा रही थी। उसकी मांसपेशियां इतनी उभरी हुई थीं कि उनका एक एक रेशा दिखाई दे रहा था। वह लियोनेल मोरालेस एक अच्छा निशानेबाज था। उसने अंदाजा लगाया कि वह धनुष चलाने में भी माहिर था। लेकिन अगर निशानेबाजी का कोई ऐसा रूप होता जिसमें वह सबसे बेहतरीन होता, ये निश्चित रूप से फेंकना था। टकराना। लियोनेल का शरीर किसी भरे हुए स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा।
उसके हाथ से भाले के छूटने की आवाज तोप से छूटते लोहे के गोले जैसी थी, यहां तक कि उसके पैरों के नीचे की जमीन भी चकनाचूर हो गई, कम से कम आधा मीटर नीचे धंस गई। भाले ने आसमान में एक रेखा खींच दी, उसके पीछे हवा का सीटी बजाना और बिखरी हुई हवा के संकेंद्रित वृत्त बन गए। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, इसने सबसे बाईं ओर स्थित उड़ान पोत के पतवार को तोड़ दिया, इससे पहले कि दुनिया में सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद अराजकता फैल गई। भाला सबसे बाईं ओर वाले जहाज के पतवार को ऐसे चीरता हुआ निकल गया मानो मक्खन में गरम चाकू घुस गया हो। जरा भी प्रतिरोध नहीं था और जो छेद उसने बनाया था वह नंगी आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पलों के लिए तो ऐसा लगा जैसे कुछ नहीं होगा और कई लोगों ने राहत की सांस ली। लियोनेल भाला चलाते हुए जितना डरावना लगता था, जब भी वह निशानेबाज बनता तो ऐसा लगता मानो वे सब किसी राक्षस अधिपति के सामने खड़े हों। ऐसा लगता था कि चाहे वह उनमें से किसी पर भी निशाना साधे, वे बिना किसी सहारे के मर जाएंगे। दुर्भाग्यवश उन्हें कभी राहत की सांस लेने का मौका नहीं मिला। वो भाला बुरा नहीं था, मुझे लगता है उसमें कुछ बिजली और पानी के तत्वीय अयस्क मिले हुए थे। ये शायद सबसे धीरे असर करने वाला होगा। 3, 2, बैंग बैंग बैंग। जहाज के पतवार पर खड़ा बेपरवाह आदमी लगभग अपना संतुलन खो बैठा, उसके हाथ उसकी पीठ पर टिके नहीं रह पा रहे थे। जहाज में हो रहे धमाके हर पल और भी बदतर होते जा रहे थे। उस क्षण लियोनेल के हाथ में एक और भाला आ गया था, जिससे माहौल एक बार फिर बदल गया। बचे हुए दो बेपरवाह आदमियों की पुतलियां सिकुड़ गईं, उनके हाथ उनकी पीठ से हट गए थे और उनकी आभा उमड़ रही थी। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लियोनेल का दूसरा भाला भी सबसे बाईं ओर के जहाज पर ही लगेगा, जिससे पतवार पर बैठे आदमी को निश्चित रूप से अचंभा हुआ। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे उन्हें हर कीमत पर भाला न रोक पाने का पछतावा हुआ। जहाज अचानक डगमगाया और उसके विस्फोट से वह बीच वाले जहाज से टकरा गया। ऐसा लग रहा था मानो लियोनेल ने विस्फोटों को इसी तरह अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार किया था। इस सिलसिलेवार परिणाम को रोकने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। जिस क्षण बायां और मध्य जहाज टकराया, एक तीव्र विस्फोट हुआ, जिसके बाद लियोनेल ने तीसरा और चौथा भाला फेंका, जिसके परिणामस्वरूप दोनों जहाज सबसे दाहिने जहाज से टकरा गए। विस्फोट इतने जोरदार और अंतहीन थे कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी, जो बहुत पहले ही बेघर हो चुके थे, शोर सुनाई दे रहा था। आसमान में ऐसी चमक थी मानो पटाखों का जाल फूट पड़ा हो। बादल काले पड़ गए और राख के साथ साथ धातु के ज्वलंत टुकड़े भी बरसने लगे। लियोनेल तबाही के बीच खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। शुरू से आखिर तक किसी दूसरे तीरंदाज ने उस पर निशाना साधने की हिम्मत नहीं की थी, शायद इस डर से कि कहीं उसका भी हाल उनके दूसरे साथी जैसा न हो जाए। न जाने क्यों, जब लियोनेल सबसे ज्यादा विचलित था, तब भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पकड़ अभी भी उनकी गर्दनों को जकड़े हुए है। जहां तक लियोनेल की बात है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रगों में लावा दौड़ रहा हो। उसे पता था कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब जब वहां कोई भी चीज उसका पीछा नहीं कर सकती थी, तो वह बस खंडित घन में कूद सकता था और उसके नए कार्यों का उपयोग करके यहां से निकल सकता था। लेकिन वह अभी भी युद्ध के लिए तरस रहा था। इससे पहले उस क्षण में उन्होंने लगभग भाले का निशाना पतवार पर खड़े लोगों पर ही साध लिया था, जबकि उन्हें पता था कि ऐसा करना कितना मूर्खतापूर्ण होता। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। स्वप्न बोध का प्रयोग करते हुए उसकी उग्र युद्ध भावना लाखों मनों के बीच बढ़ते हुए मन पड़ गई। एक पल में उसकी सारी विवेकशीलता वापस आ गई, उसके बैंगनी बालों और पुतलियों का हल्का लाल रंग गायब हो गया। छोटा टॉली नीचे उतरा और लियोनेल की कलाई को लपेट लिया। बाकी दो भाले लियोनेल ने खंडित घन बुलाने से पहले उन्हें संभाल कर रख लिया। लियोनेल ने इंगनारिल और कैप्टन स्नाइडर की ओर देखा, जिससे दोनों तनावग्रस्त हो गए। लड़का, मलबे से एक दहाड़ सुनाई दी। लियोनेल ने कभी नहीं सोचा था कि उसके भाले उन 3 आदमियों को मार डालेंगे, और जाहिर था कि वे जरा भी नाराज नहीं थे। अफसोस की बात है कि उसका वहां रुकने का इरादा नहीं था। अगर उन्होंने मूल समूह के साथ हमला किया होता तो शायद हालात और भी मुश्किल हो सकते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने इस तरह हमला करने का फैसला किया था मानो वे बहुत ऊंचे और बाकी सबसे ऊपर हों, इसलिए नतीजे के लिए सिर्फ वे ही जिम्मेदार थे। खंडित घन हिल रहा था, उसके अनगिनत जिग्सो जैसे पहेली के टुकड़े फैलते और सिकुड़ते रहे, जब तक कि वह उन्हीं टुकड़ों से बने एक काले जहाज में तब्दील नहीं हो गया। यह जहाज नीली रोशनी से जगमगा रहा था, मानो किसी भी क्षण ढह जाएगा। पहेली के टुकड़ों के बीच की दरारें साफ दिखाई दे रही थीं।
हालांकि इससे यह एक सुंदर अनोखा सा रूप ले रहा था, लेकिन ये कहना भी मुश्किल था कि जहाज वाकई टिक पाएगा या नहीं। हालांकि लियोनेल को लगा कि यदि वह इस जहाज पर भरोसा नहीं कर सकता तो दुनिया में उसके भरोसे के लायक कोई जहाज नहीं है। रुको, लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। क्या उसे सचमुच ये सुनना चाहिए था? या लियोनेल ने जहाज में कदम रखते हुए अपना सिर हिलाया। जल्द ही उसकी नज़र नियंत्रण की एक जटिल श्रृंखला से भर गई। पहेली के टुकड़े अजीबोगरीब पैटर्न में हवा में मडराते हुए लियोनेल की ओर बढ़े और उसकी उंगलियां ढक लीं। उस पल लियोनेल की नसें मानो जहाज के साथ जुड़ गई थीं। बस एक चीज जो उन्हें महसूस नहीं हुई, वो था दर्द। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक नया शरीर मिल गया हो। सिर्फ संवेदी अतिभार ही किसी सामान्य व्यक्ति को अभिभूत करने के लिए काफी था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह योजक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। उसके लिए भी इसे संभालना मुश्किल था। आखिरकार ये जहाज छठे आयाम के स्तर का था, लेकिन विडंबना यह है कि यह उसके दिमाग को प्रशिक्षित करने का भी एक बेहतरीन तरीका था। गिल्ड की दुनिया में आने के लिए इस जहाज पर सवार होने से ही उसके दिमाग में कुछ 100 विभाजित दिमागों का सुधार हुआ था। जहाज इतनी तेजी से आसमान में उड़ गया कि ऐसा लगा जैसे वह समताप मंडल में पहुंच गया हो। तभी एक विशाल गुंबदनुमा फोर्स 8 सक्रिय हुआ। हालांकि ये कागज की एक पतली शीट भी हो सकती थी। वह कांच के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और कांपते हुए दुनिया पर बिखर गया। उन्हें अभी कुछ समझ ही नहीं आया था कि क्या हुआ, जब लियोनेल दूर कहीं गायब हो गया और उसकी गति का अंदाजा लगाना मुश्किल था। गिल्ड वर्ल्ड में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी अभी इतिहास देखा हो। लियोनेल मोरालेस का नाम उनके जहन में बस गया था, और जल्द ही इसने पूरी आकाशगंगा में आग लगा दी। अपराध भुगतान करता है। गिल्ड वर्ल्ड के एक कोने पर आन्या ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये बताना मुश्किल था कि वह किस तरह की जगह पर थी। सारी दीवारें सफेद थीं और उनमें हल्की चमक थी। हालांकि वहां कोई खिड़कियां या दरवाजा भी नहीं था। आन्या के अलावा उस कमरे में बस एक औरत की मूर्ति थी, जिसकी खूबसूरती लगभग कंप्यूटर द्वारा बनाई गई लगती थी। वह एकदम परफेक्ट थी, एक भी दोष और एक भी कमजोरी नहीं। चाहे उसके चेहरे की समरूपता हो, उसके कुल हो और कमर का अनुपात हो, उसके वक्ष और नितंब हो, यहाँ तक कि उसके बालों की एक एक लंटे भी, सब कुछ बेदाग था। इस मूर्ति से एक ऐसी आभा निकल रही थी जो लियोनेल को जानी पहचानी लगेगी, क्योंकि उसने अपने जीवन में एक बार पहले भी इसे महसूस किया था। हालांकि जिसने पहले कभी इसे महसूस नहीं किया था, उसे भी इस महिला के आगे झुकने और साष्टांग प्रणाम करने की जरूरत महसूस होगी। ये सब कहने के बाद ये बताना जितना कठिन था कि आन्या वास्तव में कहाँ थी, उससे भी अधिक कठिन था ये तय करना कि वह किस बात पर आहें भर रही थी। तभी आन्या का कंगन फिर बज उठा। उसने मूर्ति की ओर झुककर खाली दीवारों की ओर एक कदम बढ़ाया और ऐसे गायब हो गई मानो किसी अदृश्य द्वार से होकर चली आए हो। तुम मेरे क्षेत्र पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हो। यह आवाज कहीं से भी, हर जगह से एक साथ आए। इस बार आन्या एक साधारण से सजे कमरे में थी, जिसमें जरा भी खासियत नहीं थी। ये किसी भी आलीशान होटल के कमरे जैसा ही लग रहा था, बस फर्क इतना था कि यह कोई होटल नहीं था। जब देवी के वचन की बात आती है तो अतिक्रमण जैसी कोई चीज नहीं होती। आन्या ने हल्के से उत्तर दिया। आप कितने पाखंडी हैं। हो सकता है कि यह आपके लिए कोई अतिक्रमण न हो, लेकिन अगर मुझे आपके किसी शिष्य का दर्शन हुआ तो मैं पहले उसे मार डालूंगा और बाद में प्रश्न पूछूंगा। क्या ऐसा होना जरूरी है? आन्या ने आह भरते हुए पूछा। मैं उस ऊंचे स्वर से थक गया हूं। तुम्हें ये याद रखना अच्छा होगा कि तुम्हारी देवी क्या दर्शाती है। कोई भी शुद्ध प्रकाश और सफेद वस्त्र तुम्हारे दागों को नहीं धो सकता। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। मेरी परीक्षा मत लो। आन्या ने सिर हिलाया। पृथ्वी पहले ही 5वें आयाम में प्रवेश कर चुकी है। उनकी वास्तविकता का दायरा उनके सौरमंडल से आगे तक फैल चुका है और 1 दर्जन अन्य सौरमंडलों को निगल चुका है। इस गति से जब तक वे 7वें आयाम में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे, तब तक वे सचमुच पूरी आकाशगंगा को निगलने की गति पर होंगे। ये टुकड़ा कोई एक व्यक्ति निगल नहीं सकता, और ऐसा करने की कोशिश करना एक मूर्खतापूर्ण सपना है। इन लाभों पर अपने लिए एकाधिकार करने के आपके प्रयास आपके लिए बहुत बुरे परिणाम देंगे। एक सामंजस्य है जिसे अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए। बदले में आन्या को केवल उपहास मिला, जिसे वह फोन पर भी सुन सकती थी।
तुम्हारे हिसाब से किसी और का इलाका छीनना बहुत नेक लगता है। तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। उस व्यक्ति ने आन्या के जवाब का इंतजार नहीं किया और बस कॉल काट दी। उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, अब उनके पास और कुछ कहने का धैर्य नहीं था। वे जितनी देर इस आन्या से बात करते, उतना ही ज्यादा उसका सिर किसी पीसे हुए तरबूज की तरह फटते हुए देखना चाहते थे। आन्या ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया और आह भरी, तारांकन तारांकन। लियोनेल ने गहरी सांस ली, उसके माथे पर पसीने की बूंदें गिर रही थीं। इसका एक बड़ा कारण जहाज को नियंत्रित करने की कठिनाई थी, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी था कि वह उस युद्ध में केवल 30% सहनशक्ति के साथ उतरा था। इसलिए उसने जादूगरी कलाओं का इस्तेमाल करने से परहेज किया था, इस डर से कि कहीं वह कुछ भी करने से पहले ही पूरी तरह से हार न जाए। लेकिन ये भी बुरा नहीं है, हमने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। लियोनेल मुस्कुराया। लियोनेल को उस अरबे अयस्क की याद आई जो उसने हासिल किया था। उसने शील्ड क्रॉस टॉस के लगभग 60 योद्धाओं की धातु की टांगें हिली थीं, फिर भी उसे उससे 1000 किलोग्राम से ज्यादा 5वें आयाम का अरबे अयस्क मिला था। ऐसा लग रहा था कि अपराध वाकई रंग लाया। लियोनेल का मन शील्ड क्रॉस टॉस के दफ्तरों को निशाना बनाने का था ताकि वह अपनी कमी पूरी कर सके। लेकिन आखिरकार उसने ऐसा न करने का फैसला किया। मौजूदा लियोनेल शील्ड क्रॉस टॉस की असली गहराई को समझ नहीं पा रहा था। अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह समझे बिना उन्हें ज्यादा उकसाना मूर्खता होगी। साथ ही आन्या की चेतावनी अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी, जिससे उसे एहसास हो रहा था कि इस आकाशगंगा को घेरना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। ऐसे में उसे अपनी योजनाएं बदलनी पड़ी। उसे अभी भी संसाधनों और जानकारी की जरूरत थी, लेकिन उनका इस्तेमाल करने का तरीका बदलना पड़ा। मुझे भी पृथ्वी पर लौट जाना चाहिए क्योंकि लड़के वहीं हैं। अब समय आ गया है कि हम फिर से संगठित हों और कुछ कदम उठाएं। लियोनेल ने अपने विकल्पों पर विचार किया और अपने बाकी विचारों को एक तरफ रख दिया। वह पहले पृथ्वी पर लौटेगा, सबको इकट्ठा करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। शतरंज की बिसात पर मोहरे बहुत तेजी से घूम रहे थे। लियोनेल अभी उस स्थिति में भी नहीं था कि वह पूरी बिसात देख सके, लेकिन उसके एक छोटे से कोने ने ही उसे परेशान कर दिया था। नहीं, मैं पृथ्वी पर खाली हाथ नहीं लौट सकता। और हाँ, मिल्की वे गिल्ड को अभी तक अपने किए की सजा नहीं मिली है। तभी लियोनेल की अंतरिक्षीय अंगूठी में एक ताबीज चमक उठा। पहले तो वह स्तब्ध रह गया, फिर उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। आपका समय इससे बेहतर नहीं हो सकता, एल्थोर। लियोनेल का दिमाग तेजी से दौड़ गया क्योंकि उसने एल्थोर द्वारा भेजी गई जानकारी को जल्दी से याद कर लिया। लियोनेल ने मिल्की वे गिल्ड के आपदा ग्रहों, शाखाओं और दुकानों की एक सूची व्यवस्थित रूप से तैयार कर ली थी। पलक झपकते ही लियोनेल को मिल्की वे गिल्ड की स्थिति का काफी कुछ अंदाजा हो गया। लियोनेल इतना भोला नहीं था कि यह मान ले कि गिल्ड की सारी संपत्ति यही है, लेकिन यह काफी से ज्यादा था। दरअसल उसे हैरानी थी कि एल्थोर ने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह योजक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह महिला जिसके साथ वह काम कर रहा है सरल नहीं है। वह बहुत कुछ जानती है। वह वास्तव में कौन है? लियोनेल ने एक पल के लिए भौहें चढ़ाईं, फिर उस बात को अपने दिमाग में कहीं फेंक दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो औरत कौन थी। उसके पास सारी जानकारी हो सकती है, लेकिन उस पर अमल तो वही करेगा। जैसा कि वे कहते हैं, अपराध का फल मिलता है। एल्डर ल्यूमिन। गिल्ड हाउस के एक खास कमरे में कई बुजुर्ग सिर हिलाते हुए पाए गए। उनमें वे बुजुर्ग भी थे जिन्होंने अभी अभी लियोनेल को उसका प्रमाण पत्र दिया था, और इसोल्ते ने भी। लेकिन उस समय इसोल्ते ने उस माँ भालू की तरह थी जिसने अभी अभी अपने बच्चे की पूंछ पर पैर पड़ते देखा हो। क्या हम सचमुच यही कर रहे हैं? अब आप हमारे ही लोगों में से किसी को खुलेआम निशाना बना सकते हैं। आइसोल, ये शील्ड क्रॉस है। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन था। इsoल तेहने ने झपट्टा मारा। तो कोई भी हमारे क्राफ्टर्स पर अपनी मर्जी से आरोप लगा सकता है और फिर उन्हें तब तक निशाना बना सकता है जब तक उनकी मुट्ठी काफी बड़ी है। क्या तुम सब भूल गए कि गिल्ड की भी शील्ड क्रॉस टॉस की तरह अनगिनत शाखाएं हैं? हमें उनसे डरने की क्या जरूरत है? बूढ़ों के होंठ फड़क उठे। आइसोल, तुम्हें पता है कि हमारे पास उनके खिलाफ जाने लायक ताकत नहीं है। इसके अलावा हमारे बीच एक सहजीवी रिश्ता भी है। ओह, तो तुम्हें वह भी याद है? वे हमारे बिना अपनी छोटी छोटी फैंसी वर्दियां कैसे पूरी कर सकते थे?
अगर हम अड़ गए और उनके लिए और कुछ बनाने से इनकार कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? और तो और, किसी शिल्पकार को कब किसी ताकतवर व्यक्ति से डर लगा है? हम एक बटन दबाकर उस पूरे बीड़े को नष्ट कर सकते थे, लेकिन तुम बेवकूफों ने मुझे लिटिल लियोनेल की मदद करने भी नहीं जाने दिया। क्या तुमने नहीं देखा? वे अपने साथ 3 प्रवर्तक लाए थे। 3। अगर तुम बाहर गए होते, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने समय तक टिक पाते? अगर तुम कायर हो, तो कह दो। इसोल्तेहने ने व्यंग्य किया। बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखते रहे, उनके पास कहने को शब्द नहीं थे। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे लियोनेल उसका पोता हो, जबकि वे एक दूसरे को सिर्फ एक दिन से जानते थे। वे उससे तर्क भी नहीं कर पा रहे थे। और बात और भी बिगड़ गई। हम इस सुलझने से सहमत हैं। लियोनेल अगर पहले से ही हम में से एक नहीं होता तो एक बात होती, लेकिन न सिर्फ वह हमारा सदस्य है, बल्कि उसके पास हमारी शाखा का प्रतीक भी है। क्योंकि आप सभी ने हमें गिल्ड प्रमुख की मंजूरी का इंतजार करने पर मजबूर किया, इसलिए हम जानते हैं कि शायद उसका दिल हमारे प्रति ठंडा हो गया होगा। ये गिल्ड शाखा न केवल आयामी ब्रह्मांड में, बल्कि आकाशगंगा में भी कई शाखाओं में से एक थी। अकेले इस आकाशगंगा में ही दर्जनों शाखाएं थीं। उन्हें दूसरी आकाशगंगाओं की शाखाओं की कोई खास परवाह नहीं थी, लेकिन वे उन शाखाओं से लगातार प्रतिस्पर्धा में रहते थे जो इस जगह को अपने साथ अपना घर मानती थीं। लियोनेल का जुड़ना उनके लिए काफी मददगार साबित होता, भले ही इस सुलझने का अति सुरक्षात्मक रवैया साफ तौर पर एक तरफ हो। जब चीजें इस तरह से तय होती, तो वे न सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा खो देते, बल्कि ठोस फायदे भी गंवा देते, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने शील्ड क्रॉस टॉस की ओर एक कदम पीछे हट लिया था। जिन बुजुर्गों ने लियोनेल के प्रमाणन में हिस्सा नहीं लिया था, उनके चेहरे पर अचानक भद्दे भाव उभर आए। उन्होंने देखा था कि लियोनेल ने 6 कांस्य श्रेणी के शिल्प बनाने में बस कुछ ही मिनट लगाए थे। माना कि उन सामग्रियों को पहले ही संसाधित किया जा चुका था, लेकिन अगर उन्होंने इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया, तो उनकी सारी इज्जत चली जाएगी। ये सब शोर शराबा किस बात का है? मेरे बगीचों को आखिर क्या हो गया? एक बूढ़ा आदमी, जिसका पैर कब्र में लग रहा था, लेकिन एक गुस्सैल किशोर का मुंह अंदर घुस आया। अपनी कमजोर काया के बावजूद उसकी उपस्थिति कमरे पर हावी लग रही थी। अगर लियोनेल वहां होता, तो उसे यह समझने में बस एक पल लगता कि यह बूढ़ा आदमी लगभग छठे आयाम का अस्तित्व था। गिल्ड प्रमुख। बुजुर्गों ने आदरपूर्वक अभिवादन किया, इससे पहले कि इस सुल्ताने ने जितना संभव हो सके द्वेषपूर्ण ढंग से घटनाओं का वर्णन किया। जैसे जैसे वह सुनता गया, गिल्ड प्रमुख का चेहरा और अधिक उदास होता गया। शील्ड क्रॉस टॉस में बहुत हिम्मत है। बूढ़े आदमी की लगभग गुर्राहट ने उन लोगों को लगभग बेहोश कर दिया जिन्हें स्थिति की जटिलता का एहसास था। वे सभी जानते थे कि बूढ़ा आदमी इस सुल्ताने को अपनी बेटी की तरह मानता था और वर्षों से वह उसकी भावनाओं से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाता था। अगर उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वह इस अन्याय का बदला जरूर लेगा। समस्या ये थी कि अभी भी दर्जनों शाखाएं थीं। वे उन सभी की ओर से बोल नहीं सकते थे। दरअसल उन शाखाओं में से कई तो जानबूझकर उनके विरोध में खड़ी थी ताकि वे लियोनेल जैसी प्रतिभा को खो दें। ये बात जितनी ज्यादा फैलती, उनके लिए उतना ही ज्यादा नुकसानदेह होता, खासकर अगर वे बहुत कड़ा रुख अपनाते। ऐसा करने से उनके दुश्मनों को जवाबी कार्रवाई का मौका मिल जाता। चिंता मत करो छोटे इसोल, हमारी गोल्डन पाथ शाखा आसानी से प्रभावित होने वालों से नहीं बनी है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो एक कोने में अकेला बैठा था और जिसने अभी तक किसी भी तरह की कोई गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया था, अचानक अपना गला साफ किया। उसे आखिरकार कुछ करने वाला देखकर बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। गिल्ड प्रमुख इसोल्तेहने और जैक्रीक दो बेहद ज्वलनशील टीएनटी के बंडलों जैसे थे। ये बुजुर्ग व्यक्ति, हालांकि अपनी हैसियत से परे था, हमेशा से ही तर्क की आवाज रहा था। एल्डर ल्यूमिन, कृपया सलाह दें। किसी के बीच में बोलने से पहले ही एक एल्डर ने जल्दी से कहा। ल्यूमिन ने हल्की खांसी की। हमें लाइन में रहना चाहिए। शील्ड क्रॉस टॉस के खिलाफ सीधे जाना अनुचित है। इसका मतलब यह नहीं है कि एकमात्र अन्य विकल्प उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। लियोनेल को हमारे सदस्यों में शामिल करने के लिए एक समारोह आयोजित करें। उसका नाम हमारे शिल्पकारों और हमारी गोल्डन पाथ शाखा के सदस्य के रूप में दिखाई देना चाहिए। हालांकि हमें शील्ड क्रॉस टॉस को अपने कामों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हम बस अपने गिल्ड के नियमों का पालन कर रहे हैं। हम लोगों को उनके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कौशल के आधार पर अंदर आने देते हैं।
इस तरह लियोनेल को पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और शील्ड क्रॉस स्टॉर्स भी ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। अगर वे उसे अभी टियर 3 भगोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो यह मामला उनके मुंह पर आ सकता है। साथ ही इससे लियोनेल को बिना किसी समस्या के हमारी किसी भी गिल्ड शाखा में प्रवेश करने की पूरी आज़ादी मिल जाएगी। अगर वह उतना ही होशियार है जितना मैं मानता हूं, तो उसे पता होगा कि यह कैसा अवसर है और वह इसका फायदा उठाएगा। अगर वह इतना अच्छा खेलता है तो दूसरी शाखाओं के पास चाहे या न चाहे हमारे पक्ष में खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये शब्द कहने के बाद एल्डर ल्यूमिन अन्य बुजुर्गों को एक दूसरे की ओर देखते हुए छोड़कर अपनी झपकी में लौट गए। महत्वपूर्ण नोट, लेखक नीचे। अगर मेरी कलाइयों में आंखें होती तो वे अभी रो रही होती। कल किसी समय मैंने इसे थोड़ा सा छेड़ा होगा और न लिख पाने का एहसास ऐसा है जैसे मुझे 1000 सुइयां चुभ रही हो। नतीजतन आज सिर्फ एक अध्याय और लिखा जाएगा। उम्मीद है कल सब ठीक हो जाएगा। मुझे ज्यादा गंभीर चोट नहीं लग रही है। एक और पागल देश। लियोनेल अपने सफाई जल के बड़े कुंड में बैठ गया और खंडित घन को अंतरिक्ष की गहराई में बहने दिया। छठे आयाम में पहुंचने के बाद खंडित घन का आकार अंदर और बाहर एक बार फिर बदल गया था। पहले चरण में जब कोई अंदर होता था तो इसका व्यास 10 मीटर होता था, फिर दूसरे चरण में ये 5 मीटर हो गया और अब चौथे चरण में प्रवेश करते ही लियोनेल के अंदर होने पर भी यह हथेली के आकार का हो गया। इस आकार ने कई चीजों को बहुत सुविधाजनक बना दिया था। मौजूदा लियोनेल बस थोड़ा आराम कर रहा था ताकि अपनी यात्रा जारी रखने से पहले अपनी सहनशक्ति को पुनः प्राप्त कर सके। लेकिन तभी कुछ आश्चर्यजनक हुआ। लियोनेल की हथेली पलटी तो एक खास बैज दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि लियोनेल को गिल्ड द्वारा दिया गया सर्टिफिकेशन बैज था। यह एक सुंदर और भारी धातु से बना था और अपने छोटे आकार के बावजूद लगभग 2 या 3 किलोग्राम वजन का था। इससे पहले लियोनेल निराश हो गया था क्योंकि उसमें वो आध्यात्मिकता नहीं थी जो एक सच्चे सर्टिफिकेशन बैज में होनी चाहिए। लियोनेल ने पहले भी जैक बेनाला के साथ क्राफ्टिंग की लड़ाई में एक सच्चा पूरा बैज देखा था, इसलिए वह अंतर पहचान सकता था। उसे अब तक पूरी तरह से पता था कि उसका बैज धातु के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। लियोनेल की भौहें सुखद आश्चर्य से उठ गईं, इससे पहले कि वह अचानक कुछ समझ पाता। लियोनेल मुस्कुराया, तो यह ऐसा ही है। लियोनेल मूर्ख नहीं था, उसे कुछ बातें तुरंत समझ आ गईं। ऐसा लग रहा था कि गिल्ड ने उसे छोड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसने कम करके आंका था कि सकारात्मक रवैया उसे कितनी दूर तक ले जा सकता है। उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ सामान्य शब्दों और कार्यों से गिल्ड को इस मामले में उसका पक्ष लेने में मदद मिलेगी। वह जानता था कि उसके पिता को फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन यह तो बस एक शाखा थी। क्या उन्हें दुश्मन बनाने की जरूरत थी, जबकि पूरी संभावना यही थी कि वे उस बात का हिस्सा नहीं थे जिससे उसके पिता नाराज हुए थे। ये वास्तव में एक अच्छा अवसर है। लियोनेल की नजरें चमक उठीं। एल्डर ल्यूमिन के इरादे समझने में उसे एक पल से ज्यादा वक्त नहीं लगा। इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। लियोनेल उछलकर ऊपर आया और जैसे ही वह पूल से बाहर उतरा, पानी का एक तेज झोंका उसके पीछे पीछे आ रहा था। नन्ही टॉली ने सहज ही उसकी कलाई लपेट ली, मानो उसे एहसास हो गया हो कि रोमांच का माहौल है। लियोनेल मुस्कुराया, अब समय आ गया है कि तुम भी 5वें आयाम में प्रवेश करो, छोटे दोस्त। तारांकन ब्लू। लियोनेल ने बाहर निकलने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए एक त्वरित जांच की कि लिटिल ब्लैक स्टार ठीक से आगे बढ़ रहा है। खंडित घन अपने वाहन के रूप में बदल गया और लियोनेल ने अंतरिक्ष में एक रास्ता बना लिया। तारांकन तारांकन, आपदाओं से भरी दुनियाएं, अवसर के साथ खतरा जैसी कहावतों की नींव थी। हालांकि इनमें मृत्यु दर सबसे ज्यादा थी, लेकिन अक्सर ये ऐसी दुनियाएं भी थीं जहां सबसे ज्यादा संसाधन थे। बेशक इसका एक कारण ये था कि वहां कोई इंसान नहीं था जो लगातार अपने खजाने खोदता रहे। आखिरकार वातावरण ऐसी किसी चीज के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं था। लेकिन दूसरा कारण था बल का अस्थिर संकेंद्रण, जिसके कारण विशिष्ट अयस्कों का जन्म हुआ और कुछ दुर्लभ मामलों में कुछ बल जड़ी बूटियां भी, जो कहीं और मिलना मुश्किल होता। मिल्की वे गिल्ड द्वारा नियंत्रित अधिकांश आपदा लोग केवल 1 सितारा रेटिंग वाले थे। इस रेटिंग का अर्थ था कि जीवित रहने के लिए किसी को लगभग 5वें आयाम में होना आवश्यक था। ग्रह विंसेरो की आपदा रेटिंग 2 सितारा थी, जिसका अर्थ है कि उस पर स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए लगभग 6ठे आयाम में अस्तित्व की आवश्यकता होगी। मिल्की वे गिल्ड के दुर्भाग्य से लियोनेल को 1 स्टार डिजास्टर वर्ल्ड्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह शुरू से ही ऊंचे लक्ष्य रखता था।
वह मूर्ख नहीं था, उसे यकीन नहीं था कि मिल्की वे गिल्ड के पास अपनी संपत्ति की सुरक्षा का कोई तरीका नहीं है। वह उनके ग्रहों पर चुपके से घुसकर बच निकल पाएगा या नहीं, ये तो पता नहीं। लेकिन अगर उसे पकड़ा ही जाना था तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वह उन्हें उस दुनिया में अचानक से पकड़ ले जो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कुछ दिन लगे, लेकिन लियोनेल आखिरकार अपने लक्ष्य ग्रह के सौरमंडल तक पहुंच ही गया। इतनी दूर से भी वह अस्थिर तरंगों को महसूस कर सकता था। और हालांकि वह पूरी तैयारी के साथ आया था, फिर भी अगर आकार में अंतर न होता तो उसे यह बताना मुश्किल होता कि कौन सा ग्रह है और कौन सा उसका सूर्य। ग्रह सोलारा, इसे आकाशगंगा में 2 तारा आपदाओं वाले विश्वों में शीर्ष 3 में स्थान दिया गया था। और लियोनेल को लगा कि यह एक ऐसा खिताब था जो उसने बिना उस पर कदम रखे ही अर्जित कर लिया था। प्लेन सोलारा की सतह नीले महासागरों की बजाय मैग्मा और लावा की गहराई से ढकी हुई थी। हरी और भूरी जमीन के विस्तार की बजाय वहां अपेक्षाकृत ठंडे तैरते हुए ऑब्सीडियन के टुकड़े थे जिन्होंने पृथ्वी की जगह ले ली थी। बीच बीच में विस्फोटक पिघली हुई चट्टानों के लंबे चाप दुनिया के वायुमंडल में उमड़ पड़ते थे, जो सौर ज्वालाओं से बिल्कुल अलग नहीं दिखते थे। ये ग्रह इतना चमकीला था कि इसे देखना किसी भी तारे की तुलना में लगभग उतना ही मुश्किल था। तब कोई यह सोचेगा कि सोलारा ग्रह का सबसे बड़ा खतरा उसकी गर्मी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अपनी विशेष संरचना के कारण सोलारा ग्रह का पिघला हुआ कोर विशेष रूप से बड़ा था, जिससे इसका चुंबकीय क्षेत्र असाधारण रूप से शक्तिशाली और अस्थिर था। अच्छी खबर यह थी कि सोलारा ग्रह अपने तारे के इतने करीब होने के बावजूद उससे आने वाले विकिरण को रोकने में अद्वितीय रूप से सक्षम था। लेकिन बुरी खबर यह थी कि सोलारा ग्रह अपना विकिरण स्वयं उत्पन्न करने में भी अद्वितीय रूप से सक्षम था, जिससे इस आपदा लोक में लंबे समय तक रहना अर्ध छठे आयाम के अस्तित्व के लिए भी मृत्यु इच्छा के समान था। हालांकि ये सब जानने के बावजूद लियोनेल को ये ग्रह एक चमकते हुए रत्न की तरह दिखाई देता था। उन्होंने शक्तिशाली जादूगरी कलाओं का सृजन करने के लिए अपने राजा की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया था और उन्होंने बहुत समय से अपने 4 ऋतु क्षेत्र को पूर्ण करने के लिए इसी समझ का उपयोग करने के बारे में सोचा था। अगर वह इस दुनिया के केंद्र में जाए तो उसे कौन सी प्राकृतिक शक्तियां मिलेंगी, और अगर वह उन्हें अपने 4 ऋतुओं के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक ढांचे के रूप में इस्तेमाल करे तो उसकी सार्वभौमिक शक्ति कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। ये सिर्फ संसाधनों की तलाश नहीं थी, लियोनेल पूरे डायमेंशनल वस को ही उलट पुलट कर देने वाला था। उसकी मंजिल, उसका लक्ष्य, लेक्सेनिक्स ग्रह एक अजीब स्थिति में पहुंच गया था। चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, किसी विरोधी परिवार के मुख्य वंश के सदस्य को पकड़ना हमेशा एक गंभीर मामला होता। फिर भी लेक्सेनिक्स परिवार ने बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी चेतावनी के ऐसा किया था। ये स्पष्ट था कि लेक्सेनिक्स परिवार चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। हालांकि ओसान की असली हालत लेक्सेनिक्स परिवार जितनी भयावह नहीं थी। उसे आरामदायक तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कम से कम उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं था। वह एक अपेक्षाकृत साफ सुथरी कोठरी के फर्श पर बैठा था, उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। बगल में एक धातु का शौचालय था और उसके सामने खाली ट्रे में शायद पहले खाना रखा होगा। फिर भी हालांकि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था, एक कुलीन व्यक्ति के लिए इस तरह का व्यवहार सबसे बुरी यातना के समान था। यह विशेष रूप से ओसान के लिए था। वह किसी भी सुंदर स्त्री को नहीं देख सकता था, वह अपना मनपसंद खाना नहीं खा सकता था, वह शराब भी नहीं पी सकता था। यह अमानवीय था। तभी एक सरसराहट हुई और बड़े बड़े दरवाजे खनखनाने और गिया घिसने की आवाज आए। एक धीमी सी गड़गड़ाहट के बाद कदमों की आहट एक धीमी लय में गूंजी, मानो वह व्यक्ति चाहता था कि ओसान ज्यादा से ज्यादा देर तक सस्पेंस में रहे। यह आप है। जब ओसान की नजर आखिरकार उस व्यक्ति पर पड़ी तो उसका दिल कांप उठा। कई मायनों में उसे लगा कि इस व्यक्ति को देखना उसके लिए किसी फेदर स्टार योद्धा के सामने होने से भी ज्यादा गहरा आघात था। इस व्यक्ति के यहाँ होने से ओसान को एहसास हुआ कि यह मामला यूं ही खत्म नहीं होने वाला। वह युवक वहां उदासीन भाव लिए खड़ा था, मानो किसी देवता ने उसे हाथ से गढ़ा हो। उसकी त्वचा असाधारण रूप से गोरी थी, जिसमें एक भी दोष नहीं था। उसकी जबड़े की रेखा कोमल लेकिन मजबूत थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उपस्थिति मात्र से ही एक मन सुनहरी रोशनी फैल रही हो। युवक के सुनहरे बाल कंधों से होते हुए उसकी पीठ तक लहरा रहे थे और उसकी आंखें भी उतनी ही सुनहरी थीं जो चमक और दीप्ति में उससे मेल खा रही थीं। उसका शरीर शुद्ध, निष्कलंक, सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ था और उसकी कमर पर नाजुक तराशे हुए पंखों की एक सुनहरी पट्टी बंधी हुई थी।
यद्यपि ओसान बहुत सी चीजों के बारे में अनभिज्ञ था, फिर भी कुछ ऐसे मामले थे जिनके बारे में वह भी अनभिज्ञ नहीं था। उनमें से एक था फेदर स्टार योद्धा। अगर वे अपनी वर्दी पहने हुए होते तो वह उनमें से किसी एक को तुरंत पहचान लेता, भले ही वह पहले की तरह सुस्ती की हालत में ही क्यों न हो। दूसरा लेक्सेनिक्स परिवार का वारिस था, इकलौता वारिस, एक ऐसा शख्स जिसका न कोई मुकाबला था, न कोई मुकाबला, माइगेल लेक्सेनिक्स। और यही वही युवक था जो इस समय अपनी कोठरी के सामने खड़ा था। वियोला परिवार के विपरीत, जो अभी भी अपने उत्तराधिकारी का फैसला कर रहा था, माइगेल ने बहुत पहले ही अपनी स्थिति का दावा कर लिया था। इस मामले में उसका कोई मुकाबला या बराबरी नहीं थी। रिचर्ड और ओसन के भाई से कई दशक छोटा होने के बावजूद माइगेल पहले से ही छठे आयाम के स्तर पर था। वह किसी भी क्षण सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। अंतर रात और दिन जैसा था। माइगेल ने ओसान को बहुत देर तक चुपचाप देखा। उसकी निगाहों का दबाव ओसान पर लहरों की तरह पड़ रहा था। वह कांपने लगा, उसके दांत किटकिटाने लगे और उसके अंग ठंडे पड़ने लगे। उसने पाया कि इस आदमी की मौजूदगी में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बिना कुछ कहे माइगेल मुड़ा और चला गया। ओसान हताशा में चीखने को हुआ। क्या उसे कम से कम कुछ तो कहना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था। हालांकि इतना निराश होने के बावजूद ओसन ने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि माइगेल बाहर आ जाएगी। मगर माइगेल ने ओसान की जरा भी परवाह नहीं की। उसने पीछे गियर लॉक किए और दरवाजे पर खड़े पहरेदारों की तरफ मुड़ा। हर पहरेदार माइगेल की तरफ श्रद्धा से देख रहा था, मानो वह इंसानों के बीच कोई देवता हो। आने वाले दिनों में कुछ होने की संभावना है, सतर्क रहो, माइगेल ने समान स्वर में कहा। उसकी आवाज की लय किसी को भी सुला देने वाली थी। उसी समय एक दल तेजी से लेक्सेनिक्स क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस समूह का नेतृत्व ग्रेडियर कर रहा था। ग्रेडियर अपने आप में एक सुंदर युवक रहे होंगे, छोटे कटे काले बाल और चमकदार बैंगनी आंखों वाले। हालांकि उनका कठोर रूप किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसा था। इससे उनका रूप काफी फीका पड़ गया था और उनके माथे पर एक स्थायी झुर्री पड़ गई थी, मानो वे हमेशा भौहें चढ़ाए रहते हों। हालांकि उस समय उसकी भौहें सचमुच चढ़ी हुई थीं। उसे समझ आ गया था कि इस बात की पूरी संभावना है कि वह अपने छोटे भाई को फिर कभी न देख पाएगा। तारांकन वियोला परिवार के क्षेत्र में एक संपत्ति के विशेष भाग में और एक परिचित वातावरण में 3 महिलाओं का एक समूह पाया जा सकता था। तुम अभी अभी वापस आए हो, क्या तुम सचमुच इतनी जल्दी फिर बाहर जा रहे हो? सावन ने चिंतित होकर आयना से पूछताछ की। वह 3 दिन पहले ही गायब हुई थी, लेकिन अब वापस आए हुए कुछ ही समय हुआ था कि उसने फिर से निकलने का फैसला कर लिया। हालांकि आयना अपनी पिछली कोशिश से घायल होकर नहीं लौटी थी, लेकिन उसे जानते हुए भी इस बार यह उसे और भी ज्यादा मुश्किल में डाल देगा। ये सिर्फ एक एहसास भी नहीं था। लगभग 1 साल पहले जो हुआ उसके बाद आयना बहुत कम बोलने वाली इंसान बन गई थी। फिर भी इस बार उसने उन्हें बता दिया था कि इस बार उसे काफी समय तक घर से दूर रहना पड़ सकता है। इससे सावन के लिए तरह तरह के खतरे के संकेत मिलने लगे थे। यूरी ने भावशून्यता से आयना को देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह स्वयं क्या कहे, इस बारे में निश्चित नहीं थी। सावन को सीधे जवाब देने के बजाय एना ने अपना सिर हिला दिया। मैं वापस आऊंगा। इसके साथ ही वह छाया में गायब हो गई। उसके लिए उसके एबिस पेंथर ब्लडलाइन पर नियंत्रण सांस लेने से अलग नहीं रह गया। मन ही मन वह अपने आदेशों पर बार बार विचार कर रही थी। उसकी नजरें सिकुड़ती जा रही थीं, मानो लालिमा छा गई हो। वह जानती थी कि यह लगभग आत्मघाती है, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करने का फैसला किया। उसका गंतव्य लेक्सेनिक्स परिवार की काल कोठरी। उसका लक्ष्य ओसान को बचाने की कोशिश में पकड़ी जाना और किसी तरह